In a shaping machine, the speed of the crank is 75 rpm, and which means the 75 strokes per minute. Length of the object is 90 mm, length is given, and the shaper machine is used for the machining of an object with a feed of 0.3 mm per stroke for a 36 mm width. So the value of the B is given. Assume length of the approach and length of the awareness 5 mm each. So the thing is that given determine the machining time. So what is the value of the machining time? Machining time will be equals to B divided by Fn. So this is a redundant data. We do not need to use this data with the addition of the B, because the value of the B will be width of the workpiece. Okay, value of the B will be width of the workpiece. It is not the length of the overrun plus length of the approach plus length of the object. It is not the effective length, it is the B. It is the B. And what is the value of B? B is value given as 36 mm. डायरेक्टली बी. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवररन से. ये डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है. आपको क्वेश्चन में लिखा है कि ये शेपिंग मशीन का क्वेश्चन है, तो शेपिंग मशीन का फॉर्मूला लगेगा, टर्निंग वाला फॉर्मूला मत लगा देना. ठीक है. द वैल्यू ऑफ द फीड इज गिवन एज 0.3 एंड द वैल्यू ऑफ द एन इज गिवन एज ए 75. Calculate this, you will get the value in the minute. Okay, so this is all about your shaping question. So now let's come to the next topic, that is the drilling. It is a very important topic from the examination point of view. Number of question will be asked in every examination. So I hope यहाँ तक जितने हमने न्यूमेरिकल किए हैं अभी तक, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी. इससे एक्स्ट्रा आप कोई भी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्रिलिंग. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द ड्रिलिंग, आई एम गोइंग टू tell you a thing that the mechanism used in your shaper machine for providing the feed to the workpiece. तो जो आपका वर्कपीस को जो फीड प्रोवाइड होता है, जो वर्कपीस आपका खिसकता है, जो स्लाइड करता है, वो जो फीड मैकेनिज्म होता है, दैट इज रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म. आपको ये याद रखना है कि जो वर्कपीस को फीड मैकेनिज्म प्रोवाइड होता है, वर्कपीस फीड मैकेनिज्म किसमें? शेपर मशीन में. उस फीड मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेचेट एंड पॉल. रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म. आपको इस मैकेनिज्म का याद रखना है नाम. जो हम क्विक रिटर्न के लिए हम जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्विक रिटर्न रेशियो कहते हैं. सॉरी, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं. दैट इज क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म. क्लियर है? तो आपको इसका नाम याद रखना है. दैट इज ए रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म. इसका नाम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इट इज एन इंटरमीडिएट मोशन मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगा? आपका मोशन कंटिन्यूसली नहीं होगा. आपका मोशन होगा ऐसे 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 ऐसे. तो मतलब जो इंटरमीडिएट होता है, मतलब रुक रुक कर जो मोशन हो रहा है, जो कंटिन्यूसली मोशन नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मोशन मैकेनिज्म. तो रेचेट एंड पोल क्या है? आपका इंटरमीडिएट मोशन मैकेनिज्म. एंड दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोवाइड द फीड टू द वर्कपीस इन अ शेपर मशीन. तो यहाँ तक आपका शेपर मशीन और प्लानिंग मशीन का चैप्टर कंप्लीट होता है. नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द अनदर मशीनिंग ऑपरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मशीनिंग ऑपरेशन, दैट इज ड्रिलिंग. दैट इज ड्रिलिंग. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द ड्रिलिंग. ड्रिलिंग आपने अपने घर में होते हुए देखा है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल देखा है. लेकिन क्या है कि जो ड्रिलिंग होता है उसमें जो ज्योमेट्रिकल और जो एनालिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया. ठीक है. सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ड्रिलिंग. अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रिलिंग से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग से क्या होता है? सर, हम ड्रिलिंग से होल प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? होल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. हाँ सर, ड्रिलिंग से होल प्रोड्यूस किया जाता है. किसकी हेल्प की से? ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से. और ड्रिलिंग मशीन में क्या लगा होता है? सर, ड्रिल लगा होता है. क्या लगा होता है? ड्रिल लगा होता है. और ड्रिल एक कटिंग टूल है. ड्रिल आपका एक कटिंग टूल है जिसे हम कहते हैं डबल पॉइंट कटिंग टूल या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. अगर आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है डबल पॉइंट, तो वहां होगा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. तो ड्रिल इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. तो सर, इसमें जो आपका कटिंग ऑपरेशन होता है, इस कटिंग ऑपरेशन में आपका जो ड्रिल होता है वो रोटेट करता है. आपका जो ड्रिल होता है वो क्या करता है? रोटेट करता है और आगे की ओर बढ़ता है. फीड इज प्रोवाइडेड टू द ड्रिल ऑल्सो, विच मीन्स जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हो तो वर्कपीस को किसी भी टाइप का मोशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है. वर्कपीस को किसी भी टाइप का मोशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है. द कटिंग मोशन एंड द फीड मोशन इज प्रोवाइडेड टू द ड्रिल. The cutting motion and the feed motion is provided to the drill. Cutting and feed motion is provided to the drill. Drill को ही क्या करेंगे हम? कटिंग करने के लिए घुमाएंगे और फीड प्रोवाइड करने के लिए आगे की ओर
पेनेट्रेट करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे ताकि वो वर्कपीस में क्या हो जाएगा, पेनेट्रेट हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर हम दीवार में ड्रिल कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ ड्रिल कर रहा हूँ तो आपका ड्रिल रोटेट कर रहा होगा, और जब आपका ड्रिल रोटेट कर रहा होगा और साथ ही साथ वो आगे की तरफ इस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ रहा होगा, विच मीन जब मैं ड्रिल करूंगा आपकी स्क्रीन में तो ड्रिलिंग बिट ऐसे जाएगी आगे, ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे जा रही है। तो जो रोटेशन वाला जो मोशन है ड्रिल में वो होता है कटिंग मोशन, और जो ये आगे की तरफ आ रहा है रोटेट होने के साथ साथ, तो उसे हम कहते हैं फीड मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, फीड मोशन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द मोशन प्रोवाइडेड टू द ड्रिल। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आप ड्रिल से होल प्रोड्यूस करते हो, क्या वो थ्रू होल होते हैं या फिर वो ब्लाइंड होल होते हैं? सर जो हम ड्रिल से होल प्रोड्यूस करते हैं वो थ्रू होल भी होते हैं और ब्लाइंड होल भी होते हैं। अगर आप अपने घर की वॉल में ड्रिलिंग से होल प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो होंगे आपके ब्लाइंड होल। छोटे छोटे होल होते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते, आर पार जहां हम नहीं देख सकते उसे हम कहते हैं ब्लाइंड होल। क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल। और ऐसे होल जिनमें हम थ्रू होल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसमें उस होल के थ्रू देख सकते हैं, उस होल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो जो होल होते हैं जो ड्रिल प्रोड्यूस करता है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होल होता है आपके ब्लाइंड होल, एक होल होता है आपके थ्रू होल। तो जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ब्लाइंड होल और थ्रू होल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारा एम क्या है मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ने का? सर कैलकुलेशन ऑफ द मशीनिंग टाइम, कि होल प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा उसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं इन द मशीनिंग ऑपरेशन। हाँ सर बिल्कुल यही करने वाले हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट जो आपका जो ड्रिल होता है उसमें जो कटिंग ऑपरेशन होता है वो कौन करता है? जो आपका ड्रिल होगा उसमें जो कटिंग ऑपरेशन होगा तो उसके आगे, उसके मतलब फ्रंट में जो कटिंग एजेस होंगी वो सिर्फ कटिंग करेगी, और जो उसके ऊपर हेलिकल ग्रूव्स बने होते हैं उनका काम कटिंग करना नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। ड्रिलिंग में जो कटिंग होती है वो सिर्फ ड्रिल के आगे जो आपकी कटिंग एजेस होती हैं दो, विद द हेल्प ऑफ दैट आपकी कटिंग होती है, लेकिन जो उसके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं उनका काम कटिंग करना नहीं होता है। तो सर उनको क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो उनको दो काम के लिए प्रोवाइड करते हैं हम। उनका जो फंक्शन होते हैं वो दो होते हैं। हेलिकल ग्रूव का एक फंक्शन होता है कि जब आपकी कटिंग होती है तो जो चिप्स प्रोड्यूस होती है वो उन हेलिकल ग्रूव के रास्ते से होते हुए बाहर निकलती है। उन हेलिकल ग्रूव्स के रास्ते से होते हुए क्या निकलेगी, वो बाहर निकलेगी। दूसरा काम ये होता है कि कटिंग के लिए आपको पता है कि हमें कौन सा एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है? बोलिए। कटिंग करने के लिए हमें जो मेजर जो एंगल होता है वो कौन सा प्रोवाइड करना पड़ता है? सर रेक एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है। कौन सा एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है? रेक एंगल। लेकिन ड्रिल की खास बात यह है कि इसमें जो रेक एंगल होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें जो रेक एंगल होगा वो वेरिएबल होगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रूव? इट इज यूज फॉर द चिप लिफ्टिंग। चिप को लिफ्ट करने के काम आता है, बाहर निकालने के काम आता है। एंड इट इज यूज टू प्रोवाइड द वेरिएबल रेक एंगल टू द टूल। वेरिएबल रेक एंगल का मतलब है कि जो चिप आपका जो ड्रिल होगा उसमें जो चिप फ्लो हो रही है, जिस फ्लूट से होते हुए, जिस ग्रूव से होते हुए फ्लो हो रही है, वहां पर जो रेक एंगल होगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, और उसकी जो वैल्यू है आपकी पेरीफेरी पर आके कांस्टेंट हो जाएगी। पेरीफेरी मतलब आपके ड्रिल की सरफेस पर आके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम ग्रूव्स प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बता दिया है, द फंक्शन ऑफ द फ्लूट। फ्लूट का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ फ्लूट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूट? सो टेल मी गाइज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूट? फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज, दो फंक्शन होते हैं आपके, ठीक है। फ्लूट का काम होता है आपका चिप को लिफ्ट करवाना। क्या करवाना? चिप को लिफ्ट करवाना। और चिप को लिफ्ट करवाने से क्या होगा? चिप को लिफ्ट करवाने से होगा कि जो आपके अंदर चिप प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर फंस नहीं जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, तो आपका जो ड्रिल होगा वो आसानी से होल कर देगा। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज दैट इट इज यूज्ड फॉर द चिप लिफ्टिंग। इट इज यूज्ड फॉर द चिप लिफ्टिंग। तो जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आपको मेरी बातों को और जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जो भी डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज फॉर चिप लिफ्टिंग। क्वेश्चन आपका अभी तक प्रीवियस ईयर में ऐसा आया हुआ है कि जो हेलिकल ग्रूव्स प्रोवाइड होते हैं ड्रिल पर उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। उनका नाम है फ्लूट। और उन फ्लूट का फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द चिप फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द होल। फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द होल। क्यों?
क्योंकि अगर आप होल प्रोड्यूस करते रहेंगे और चिप अंदर बनती रहेगी तो आपका टूल आगे की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि जो चिप्स अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। सेकेंड फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज टू प्रोवाइड वेरिएबल रेक एंगल, टू प्रोवाइड वेरिएबल रेक एंगल। तो वेरिएबल रेक एंगल का मतलब है कि जो आपका ड्रिल होगा उसमें रेक एंगल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। रेक एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन जो आपका रेक एंगल होगा वो एक रेंज में वेरी करेगा, वो एक रेंज में वेरी करेगा। रेक एंगल की वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके ड्रिल की सरफेस पर, आपके ड्रिल की पेरीफेरी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इन विच टाइप ऑफ द टूल द रेक एंगल इज वेरिएबल, इन विच टाइप ऑफ द टूल द रेक एंगल इज वेरिएबल? ड्रिल। So now we are going to study that which type of the holes can be produced with the help of the drilling machine. Now we are going to study कौन कौन से होल आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के होल प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है आपका थ्रू होल और दूसरा होता है आपका ब्लाइंड होल। एक होता है आपके थ्रू होल एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड होल। दो टाइप के होल प्रोड्यूस हो सकते हैं। थ्रू होल में क्या होता है? थ्रू होल में जो आपका ड्रिल होगा वो आपके वर्कपीस के अक्रॉस चला जाएगा, मतलब वो आपके वर्कपीस के टॉप सरफेस से हो तो आप बॉटम सरफेस से निकल जाएगा। तो देखिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज योर वर्कपीस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम केयरफुली, क्योंकि इसी डायग्राम से आपको आगे आने वाली चीज़ें भी समझ आने वाली है। बिकॉज आपको अगर ये लगेगा सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ से जो आप कॉन्सेप्ट ग्रेप करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज योर कटिंग टूल, और ये जो कटिंग टूल है ये आपका ड्रिल है। ये क्या है? आपका ड्रिल है। और आपको प्रोड्यूस करना है थ्रू होल। कैसा होल प्रोड्यूस करना है? थ्रू होल प्रोड्यूस करना है। तो आपको ड्रिल को यहाँ से पास करते हुए निकालना पड़ेगा। और आपका थ्रू होल जब प्रोड्यूस होगा तो आपका जब ड्रिल नज़र आएगा वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा नीचे की तरफ, और जो आपका वर्कपीस होगा उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वर्कपीस व्हाइल प्रोड्यूसिंग द थ्रू होल। थ्रू होल मतलब उसके आर पार जाना, थ्रू होल मतलब उसके आर पार जाना। अगर मैं बात करता हूं कि आपके ड्रिल की टिप ने, आपके ये जो ड्रिल की टिप है इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो इसकी डिस्टेंस कवर की जब हम बात करें तो आपका जो ड्रिल का टिप होगा वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कवर करेगा। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ L। मतलब जितनी डिस्टेंस आपका ड्रिल कवर कर रहा है होल प्रोड्यूस करने के लिए उसे मैं नाम दे रहा हूँ L नाम दे रहा हूँ। और जो आपके वर्कपीस की थिकनेस है दैट इज डिनोटेड बाय द small t. But if we are producing the through hole, then from this diagram we can conclude that आपको यहाँ से नजर आ जाएगा कि जो L की वैल्यू है वह T से ज़्यादा है या कम है। The value of the L will be more than T in case of the through hole. But if in case of the blind hole, what will happen? Suppose this is your workpiece, this is your workpiece, and you want to produce a blind hole. Then what will happen? You have to use a drill like that. आपको इस तरीके से ड्रिल को यूज में लेना पड़ेगा। This is your drill which is in contact with the workpiece at the top surface, and if you want to produce a through hole तो आपका ड्रिल इस डायरेक्शन में जाएगा और आपका ये ब्लाइंड होल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थ्रू होल हमने प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये आपका ब्लाइंड होल प्रोड्यूस होगा और आपका जो होल होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए, सो दिस इज योर ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल का मतलब है आप उसके अक्रॉस आर पार नहीं देख सकते हो, आपका जो ड्रिल होगा वो यहीं तक मूव करेगा। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रिल, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रिल L। आपका जो ये ड्रिल का टिप होगा ये आपकी बॉटम सरफेस को भी टच नहीं करेगा, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस। ओके सर, अब मुझे बताइए, जैसा आपने यहाँ रिलेशन निकाला, यहाँ पर बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन L एंड T। सर यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन T। जो आपका टूल डिस्टेंस कवर करेगा इट विल बी लेस देन T। दैट्स व्हाई अगर वो उसकी T की वैल्यू से कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तभी तो ब्लाइंड होल प्रोड्यूस हो रहा है, अदरवाइज ब्लाइंड होल प्रोड्यूस होता ही नहीं। सो दिस इज L लेस देन T। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द व्हाट डू यू मीन बाय मशीनिंग टाइम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीनिंग टाइम। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होना चाहिए कि मशीनिंग टाइम की वैल्यू क्या होती है। मशीनिंग टाइम का मतलब क्या होगा कि आपका ड्रिल कितने टाइम में होल को प्रोड्यूस करेगा।
आपको पता होना चाहिए कि जब आपका ड्रिलिंग करना स्टार्ट करेगा, व्हेन इट विल बी इन कांटेक्ट विद द वर्कपीस, तो उसको होल प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है वो होल आपका थ्रू होल ही हो, वो ब्लाइंड होल भी हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि होल प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। मैंने आपको बता रखा है कि मशीनिंग टाइम की वैल्यू क्या होती है। बताइए, मशीनिंग टाइम की वैल्यू होती है सर LE डिवाइड बाय FN। LE डिवाइड बाय क्या होती है, FN होती है। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की, तो इट इज द समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ ओवररन प्लस थिकनेस ऑफ द वर्कपीस प्लस x। दिस इज x. So my dear friends, this X is very important. X is known as a compulsory approach. What is X? X is known as a compulsory approach. In the drilling question, the question is mainly based on this compulsory approach. आपको इस compulsory approach की वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए and it is very easy. It is very easy क्योंकि हमने इसे easy बना दिया है। तो compulsory approach पर ही आपका जो numerical होगा वो उसी पर totally depend होगा। जो भी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंपलसरी अप्रोच। सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन द कंपलसरी अप्रोच इन द ड्रिलिंग मशीनिंग ऑपरेशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज LA? LA आपको बताया। व्हाट डू यू मीन बाय LA? L इज द अप्रोच लेंथ, L इज द अप्रोच लेंथ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय LO? LO इज द बोलिए ओवररन लेंथ। And what do you mean by T? T is the thickness of the object. T is the thickness of the object. बाकी टर्म्स आपको पता है, F is feed provided to the tool. What is N? N is the revolution per minute. Very easy सर, ये फॉर्मूला तो हर जगह काम आ रहा है। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपका काफी जगह काम आने वाला है। It is the basic physical formula for the calculation of the time with the help of the cutting velocity. और चीज ये मैंने भी आपको बता चुका हूं कि जो ड्रिलिंग मशीन का जो ऑपरेशन होगा उसमें जो आपकी कटिंग स्पीड दी जाएगी, कटिंग मोशन दिया जाएगा और जो फीड प्रोवाइड की जाएगी वो दोनों ही टूल को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए हम अगर फीड की कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी टूल के रिस्पेक्ट में होगी, और अगर हम कटिंग स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी टूल के रिस्पेक्ट में होगी। और एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे मुझे। एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन इक्वल्स टू V इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू D। यहाँ पर कोई इनिशियल फाइनल का चक्कर नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायमीटर होता है ड्रिल का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ड्रिल का डायमीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड वी विल टेकन दिस D एज ए डायमीटर ऑफ द ड्रिल। जितना ड्रिल का डायमीटर होगा उतने ही डायमीटर का होल प्रोड्यूस होगा, उतने ही डायमीटर का क्या प्रोड्यूस होगा? होल प्रोड्यूस होगा। सो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू assume that the diameter of the hole produced will be equals to the diameter of the drill, and if you know the diameter of the drill, अगर आपको D का वैल्यू पता चल चुका है तो आप क्या निकाल सकते हो? N की वैल्यू निकाल सकते हो। यूनिट्स का अपने को ख्याल रखना है। जो V की यूनिट्स होती है मीटर पर मिनट में, और जो ये D की यूनिट होती है mm में। तो यहाँ से आपको मिलेगा रेवोल्यूशन पर मिनट मिलेगा। ये 1000 मैंने इसीलिए लगाया है ताकि ये जो आपका मीटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? mm में। तो और mm से mm क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। ये हमने डिटेल में डिस्कशन कर चुका है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ योर मशीनिंग ऑपरेशन। तो नाउ वी विल कम टू द फोकस ऑन द कंपलसरी अप्रोच। सर व्हाट डू यू मीन बाय द कंपलसरी अप्रोच? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि कंपलसरी अप्रोच क्या होता है। सो in the next few minutes we will only concentrated on the compulsory approach, and after compulsory approach का formula derive करने के बाद हम क्या करेंगे? उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद क्या होगा? आपको कंपलसरी अप्रोच का फॉर्मूला याद हो जाएगा। वापस याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और वैसा क्वेश्चन आपने एक बार भी कर रखा है ना, तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में न्यू क्वेश्चन आता है और आपने अभी कभी भी उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, तब प्रॉब्लम हो सकती है। न्यू क्वेश्चन का मतलब है कि न्यू एल्गोरिथम, नया टॉपिक ही आ गया, नया फॉर्मूला ही आ गया, तो वो सबके लिए नया है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ कर लेंगे। तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्वेश्चन नया है। बस उसमें न्यूमेरिकल डाटा की वैल्यू चेंज होगी। आपको सिर्फ यूनिट्स का और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की। नाउ वी आर कमिंग टू द कंपलसरी अप्रोच। कंपलसरी अप्रोच, it is very thick marker, so I will not use it again. It is very disturbing, and so don't worry about that.
वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपल्सरी अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी अप्रोच? सर कंपल्सरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ये आपका एक वर्कपीस है, ये क्या है आपका एक वर्कपीस है, और ये है आपका ड्रिल। ये क्या है आपका ड्रिल है, ठीक है। ये ड्रिल कुछ लेंथ ऑफ अप्रोच से आपके वर्कपीस की ओर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो डायमीटर का हम होल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या उस डायमीटर का होल ये कॉनिकल शेप प्रोड्यूस कर देगा? नहीं सर, नहीं करेगा, उससे छोटे डायमीटर का प्रोड्यूस करेगा। तो जो रिक्वायर्ड डायमीटर आपको चाहिए, उस रिक्वायर्ड डायमीटर को प्रोड्यूस करने के लिए आपके टूल को वर्कपीस में कितना पेनिट्रेशन होना पड़ेगा? सर कुछ इस तरीके से पेनिट्रेशन होना पड़ेगा कि अगर हमारा वर्कपीस ये है तो हमारे टूल को इतना पेनिट्रेशन होना पड़ेगा ताकि जो हम होल का डायमीटर चाहते हैं उसी होल का डायमीटर प्रोड्यूस हो, उसी डायमीटर का होल प्रोड्यूस हो। तो टूल का जो पेनिट्रेशन का जो अमाउंट होता है, टूल का जो ये पेनिट्रेशन का अमाउंट है, इस पेनिट्रेशन के अमाउंट के बाद जो होल प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका डायमीटर ऑफ द होल रिक्वायर्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टूल को हम कितना अंदर डालें कि उसके बाद जो टूल का मेजर डायमीटर है वो मटेरियल रिमूवल करने लगे। तो टूल का जो बड़ा वाला डायमीटर है वो क्या है? ये। तो ये टूल का बड़े वाला डायमीटर वर्कपीस के अंदर कब जाएगा, वर्कपीस के अंदर कब जाएगा, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब ये जो आपका टूल है यहाँ है, ये वर्कपीस के अंदर कब जाएगा। कहने का मतलब है सपोज दिस, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका कॉनिकल पार्ट है। कैसा पार्ट है? कॉनिकल पार्ट। और कॉनिकल पार्ट में जब आप इसकी ड्रिलिंग करोगे तो जो आपका होल बनेगा वो भी कॉनिकल बनेगा। लेकिन सिलेंड्रिकल होल बनना कब स्टार्ट होगा? जब ये वाइट वाला जो पार्ट है ये अंदर अप्रोच करे। तो वाइट वाला पार्ट को अंदर अप्रोच करने के लिए इस ब्लैक वाले पार्ट को कितना अंदर जाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं कंपल्सरी अप्रोच। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कंपल्सरी अप्रोच। इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अब आप एक मुझे बात बताइए कि जब आपकी जो टूल की जो टिप होगी, ये बिल्कुल खेल है, एप्टीट्यूड का ही खेल है मशीनिंग। जब आपकी ये टूल की टिप होगी, ये यहाँ पहुँच जाएगी, तो क्या आपका होल जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो बन जाएगा? नहीं बनेगा सर, यहाँ पर तो मटेरियल रह जाएगा, यहाँ पर भी मटेरियल रह जाएगा। हाँ सर रह जाएगा। तो इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमें टूल को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और नीचे पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो मतलब आपका टूल जब यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा x, तब आपका होल पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा। तब आपका होल क्या होगा? पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड कर दो, चाहे आप यहाँ पर कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड कर दो, आपको सिर्फ एक बार कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड करना है। ठीक है, जितने भी आप मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ोगे अब ड्रिलिंग के बाद, उसमें सभी में एक बार कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड करना है। दो बार मत कर देना कि सर हम इनिशियल में भी कर देते हैं और फाइनल में भी कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, या तो हम इनिशियल में कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड कर दें या फिर हम फाइनल में कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड कर दें। सर ये क्या आपने बताया, हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बिल्कुल समझ आने वाला है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द कंपल्सरी अप्रोच इन डिटेल्ड अगेन। ठीक है, अब आपको मीनिंग तो पता चल गया है कि कंपल्सरी अप्रोच का क्या होता है, लेकिन अगर हम इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? सर उसमें हमें कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रहा है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्कपीस एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक वर्कपीस एज्यूम करना पड़ेगा, और एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका टूल किसी एक पोजीशन पर है। सो सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ योर टूल। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, टूल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है तो हम उसकी टिप से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? टिप से मेजर करते हैं। सपोज थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करने के लिए टूल को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इतना। देखिए ध्यान से, डायग्राम ध्यान से देखना। टूल को सपोज डिस्टेंस कवर करना पड़ा इतना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लो मेजर करते हैं। हम टूल के टिप से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। कहां से? टूल के टिप से। कहां से? टूल की टिप से मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को कहूंगा मैं लेंथ ऑफ अप्रोच। इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? लेंथ ऑफ अप्रोच। इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा थिकनेस। इस डिस्टेंस को क्या कहूंगा मैं? थिकनेस। इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा सर लेंथ ऑफ ओवररन। इसको क्या कहूंगा मैं? लेंथ ऑफ ओवररन।
और इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, इस डिस्टेंस को मैं कहूँगा सर x। दिस इज द कंपलसरी अप्रोच, दिस इज द कंपलसरी अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। पहले तो ये कुछ अप्रोच लेंथ से आ रहा है, फिर इसका ये टिप इसको टच करेगा, उसके बाद इसमें अंदर ये थिकनेस तक जाएगा, उसके बाद ये कुछ ओवररन करेगा और उसके बाद क्या होगा, हमें कंपलसरी अप्रोच को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट योर कंपलसरी अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, हालांकि आपको नोट्स में डायग्राम मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसका इनलार्ज डायग्राम देखूं तो आपको जो कॉनिकल शेप होगी टूल की कुछ इस तरीके से नजर आएगी। हाँ सर बिल्कुल नजर आ रही है। ये जो हाइट होगी, इस हाइट को मैं कह रहा हूं कंपलसरी अप्रोच। इस हाइट को मैं क्या कह रहा हूं, कंपलसरी अप्रोच। ये जो एंगल है आपका अल्फा, दिस इज द टोटल एंगल, this is the total angle alpha. This alpha angle is known as a point angle. It is very important angle. This angle is known as a point angle. अगर आपको point angle पता है तो आप इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? हमें पता होगा कि ये डायमीटर क्या है। अगर ये पता है कि ये डायमीटर क्या है, so what will be the value of this? This will be d by 2. And what will be this angle? This angle will be equals to alpha by 2. So this is the triangle ABC. This is the triangle ABC. If we talk about the triangle in ABC, it is a right angle triangle. अगर हम इसमें बात करते हैं tan alpha by 2 की, किसकी? tan alpha by 2. So what will be the value of the tan alpha by 2? What will be the value of the tan alpha by 2? Tan alpha by 2 will be equals to perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. What is perpendicular? Perpendicular is the d by 2. Perpendicular is d by 2, and what is base? Base is the x. This is the base, this is the x, and what is the value of the x? X will be equals to d by 2 divided by tan alpha by 2. D by 2 and tan alpha by 2. So you should know this formula. The value of the x will be equals to d by 2 divided by tan alpha by 2. So this is the next formula you should write in your formula sheet. आपको ये formula पता होना चाहिए कि जो कंपलसरी अप्रोच की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। बोलेंगे मेरे साथ, d by 2, बोले d by 2 divided by tan alpha by 2, where alpha is the point angle of the drill, where alpha is the point angle of the drill। हाँ सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमें ये फॉर्मूला याद हो गया है, और ज़्यादा याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आने वाले हैं। फॉर से एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन ही ना हो, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं होगी, तब क्या करेंगे सर? अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जब अल्फा की वैल्यू ही नहीं होगी तब हम x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो व्हेन इन क्वेश्चन अल्फा इज नॉट गिवन, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। व्हेन इन क्वेश्चन अल्फा इज नॉट गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपलसरी अप्रोच। इट इज वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में, इफ इन क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर अल्फा इज नॉट गिवन, alpha is not given, then you have to assume the compulsory approach for through hole as equals to 0.5d and compulsory approach for blind hole, it will be equals to 0.3 times of the d. You should know that if in the question the alpha value is not given, आपको क्या करना है, डायमीटर का हाफ ले लेना है कंपलसरी अप्रोच इन केस ऑफ द थ्रू होल। अगर हम बात करते हैं ब्लाइंड होल की, तो ब्लाइंड होल की केस में हमें क्या लेना है, 0.3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, और 0.3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल प्रोड्यूस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द x फॉर टू डिफरेंट कंडीशन। इफ इन क्वेश्चन अल्फा इज गिवन, देन यूज दिस फॉर्मूला। इफ इन क्वेश्चन अल्फा इज नॉट गिवन, यूज दिस फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर कोई नहीं है। ये भी आप फॉर्मूला शीट में लिखिए, ये भी आप फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए, ठीक है सर। हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं। तो हमें न्यूमेरिकल करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं लिख रहा हूँ। हमें न्यूमेरिकल करने के लिए बस जो हमने पढ़ा है अभी उसी की ही रिक्वायरमेंट है। हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है द वैल्यू ऑफ द x, इट विल बी इक्वल्स टू d by 2 डिवाइड बाय tan alpha by 2. So this is the value of the x. Now we have to calculate sometimes n also. It will be equals to v into 1000 divided by pi d. Okay, now come to the next point, that
वी हैव टू कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? दिस इज LE/FN। ये फॉर्मूला तो हम पढ़ते आए हैं, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ते आए हैं। हमारे लिए जो नया फॉर्मूला है वो ये है, हमारे लिए जो नया फॉर्मूला है वो ये है। और यहाँ पर जो LE की वैल्यू है वो क्या है? T + LA + LO + X। T का है वर्कपीस की थिकनेस है, LA क्या है? लेंथ ऑफ अप्रोच है, और LO क्या है? लेंथ ऑफ ओवररन है, और X क्या है? आपका कंपलसरी अप्रोच। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप वहां जाके डिराइव कर सकते हो तो डिराइव करो, अगर आप डिराइव करने का टाइम नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। आपको ये याद रखना है, ये आपका सीधा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपलसरी अप्रोच। कंपलसरी अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, घुस गया दिमाग में? हाँ, दिमाग में सर चला गया है, अब बिल्कुल ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया है। सो अब हम इसे आपके कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करेंगे। सो हम कैसे कोशिश करेंगे? वी विल डू ए न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल है आपका पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हमें एक बार ही पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें नई चीजें पता चलेगी। सो द थिंग इज दैट जो आपका ये जो कंपलसरी अप्रोच होता है, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है आपका, ये कंपलसरी अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन एज द डेप्थ ऑफ कट। इट इज ऑल्सो नोन एज ए डेप्थ ऑफ कट। कंपलसरी अप्रोच को हम क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ कट भी देते हैं। ड्रिल का हम इसे क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ कट। आपको पता होना चाहिए कंपलसरी इज द डेप्थ ऑफ कट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंपलसरी अप्रोच बताइए तो कंपलसरी अप्रोच बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है डेप्थ ऑफ कट बताइए तो वो कंपलसरी अप्रोच ही है, वो कंपलसरी अप्रोच ही है। चीज एक ही है लेकिन नाम क्या है? दो। चीज एक ही है लेकिन नाम क्या है? दो। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ए थ्रू होल ऑफ 10 mm डायमीटर इज प्रोड्यूस्ड विद ए ड्रिल ऑफ 10 mm डायमीटर। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चलती है कि जिस डायमीटर का हम होल प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसी डायमीटर का हम क्या ले रहे हैं? ड्रिल ले रहे हैं। ओके सर, वेरी गुड। Thickness of the plate is 15 mm. Thickness of the plate is given 15 mm. So the data is given as a we are going to produce the diameter of 10 mm hole, and the thickness is given as a 15 mm, and the feed is provided to the tool is 0.2 mm per revolution. It is a very good question from the examination point of view. The depth of cut for drilling operation. The depth of cut for the drilling operation. Depth of cut क्या होता है? Compulsory approach होता है। Depth of cut क्या होता है? Compulsory approach होता है। So friends, depth of cut is the compulsory approach. Depth of cut is compulsory approach. Now the question will come that जो कंपलसरी अप्रोच का फॉर्मूला होता है सर, हमें उसमें पॉइंट एंगल चाहिए, हमें उसमें सर पॉइंट एंगल चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको पॉइंट एंगल गिवन ना हो, तो पॉइंट एंगल गिवन ना हो तो आप पॉइंट एंगल कहाँ से ले आएंगे? एग्जामिनर को पूछने थोड़ी ना जाएंगे। तो जब आपको पॉइंट एंगल गिवन ना हो तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि थ्रू होल के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? 0.5d. सो इट विल बी इक्वल्स टू 0.5d, 0.5 टाइम्स ऑफ 10, एंड x विल बी इक्वल्स टू 5 mm. दिस इज योर आंसर. This is your answer. So now let's come to the next question. It is also a very good question. छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 10 सेकंड में। अभी ये तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, इसलिए आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लग रहा है। लेकिन जब भी आप ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करोगे आपको विद इन 50 सेकंड आंसर मिलेगा, 15 सेकंड आंसर मिलेगा। इसमें हमें क्या करना था? इसमें कोई डाटा थोड़ी लिखना। डाटा लिखने में कितना सेकंड? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 6 सेकंड। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के कितना सेकंड? 3 सेकंड। कैलकुलेशन करने के 5 सेकंड। तो कितने हो गए टोटल? ये तो लेस देन 15 सेकंड हुआ सर। तो हाँ, इतना ही टाइम लगेगा। आप अपने ऊपर क्या रखें? विश्वास रखें, ठीक है? जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपलसरी अप्रोच फॉर ड्रिलिंग ए होल? सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग द कंपलसरी अप्रोच with a drill of 20 mm diameter. The diameter is given as a 20 mm. It is a very good question. Point angle is 60 degree. Oh, in this question point angle is given 60 degree. But in our formula we will use the semi point angle, that will be equals to alpha by 2. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 degree. So feed is given as 0.2 mm per revolution. Feed is given as 0.2 mm per revolution. Very good question. Cutting speed is 20 meter per minute. Cutting speed is given as a 20 meter per minute. हमें क्या चाहिए? x चाहिए। x के लिए हमें क्या चाहिए? d चाहिए, और सर अल्फा बाय 2 चाहिए।
ये जो डाटा है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ताकि आप क्या करें, क्वेश्चन पढ़े ही ना इतना सारा डाटा देख के। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डाटा दे के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन डाटा में से कुछ रिडंडेंट डाटा होता है। ये रिडंडेंट डाटा है, आपको इसको कोई यूज में लेना ही नहीं है, ठीक है, यूज में लेना ही नहीं है ना। तो x की वैल्यू देखिए क्या आती है, द वैल्यू ऑफ द x विल बी इक्वल्स टू d/2 डिवाइड बाय tan alpha by 2. It will be equals to d is the 20 and half of the 20 will be sir 10 mm. tan alpha by 2 tan 30. tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3. So it will be equals to 17.32, like 17.32 mm. Okay, so it is a very good question. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इतना बड़ा क्वेश्चन हालांकि आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके सभी क्वेश्चन ड्रिलिंग के सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके जो ड्रिलिंग के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन इस थर्ड क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यह है, छोटे छोटे क्वेश्चन करने से भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर होता है जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन छुपे होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A workpiece whose thickness is 50 mm. So in the next third question is given as a thickness is 50 mm and in which a hole of 20 mm diameter, the diameter is given as a 25 mm, sorry 25 mm is to be drilled with a drill of point angle is given as a 90 degree. So what will be the value of the alpha by 2? It will be equals to 45 degree. It's a very very good question, good data. Cutting speed is given as a 50 meter per minute, 50 meter per minute, and the feed is given as a 0.2 mm per revolution. So the feed is given as a 0.2 mm per revolution. इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए. If the length of approach and overrun are given, length of the approach and length of overrun are given. So length of the approach is 3 mm and it is 2 mm. Okay, so the next thing is, it is asking the calculate the time required for the drilling a hole. Now it is asking the question that what will be the time required to drill a hole. So what is the machining time? जो आपको पूछा जाता है, पहले उसका फॉर्मूला लिखा कीजिए. It will be equals to LE divided by FN. हमारे पास क्या क्या है वो देखिए, हमारे पास F है लेकिन LE और N नहीं है, तो LE को हमें पहले कैलकुलेट करना है. What will be the value of the LE? LE will be equals to T plus LA प्लस LO प्लस X. X की वैल्यू नहीं है हमारे पास, T की वैल्यू है, LA की वैल्यू है, LO की वैल्यू है. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द X? X will be equals to D/2 डिवाइड बाय tan alpha by 2. What will be D/2? D is the 25 mm, so it will be 12.5 alpha by 2. Alpha by 2 is 45, so tan 45 will be equals to 1. It will be 12.5 mm. So the X value will be come here. So from here the value of the LE will be, T is given as a 50 mm, it will be 3 plus it will be 2 plus 12.5 mm. Very good, very nice question. ठीक है, so LE की वैल्यू क्या हो जाएगी 67.5 mm. वेरी गुड सर. अब आप मुझे खुद कैलकुलेट करके बताइए कि N की वैल्यू क्या होगी. जल्दी आप कैलकुलेट कीजिए, जब तक मैं फॉर्मूला में न्यूमेरिकल डाटा रखता हूँ. आपको मुझे बताना है कि N की वैल्यू क्या होगी. V इंटू 1000 सर, डिवाइड बाई हमें क्या लेना है बताइए, पाई डी. So what is the value of the V? Value of the V will be 50 into 1000 divided by value pi into the diameter will be 25 mm. So the value of the N will be, value of the N is coming out, that is 636.61 RPM. 636.61 RPM. So now come to the TM. What is the value of the TM? LE will become as a 67.5 mm, and the value of the feed, value of the feed will be 0.2 mm, and the value of the N is a 636.61. So the value of the TM will be equals to 0.5301 minute. So my dear friend, इस क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है. इस क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो मैं बताता हूं आपको कितने क्वेश्चन छुपे हैं. इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन छुपा है आपका कंपलसरी अप्रोच को कैलकुलेट करने का. किसको कैलकुलेट करने का? कंपलसरी अप्रोच को कैलकुलेट करने का. दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करने का. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का? N की वैल्यू कैलकुलेट करने का. और तीसरा क्वेश्चन है इसमें मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने का. तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा नहीं क्वेश्चन आने वाला है, आपसे 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा.
ठीक है, दिस इज योर 1 क्वेश्चन, दिस इज योर 2nd क्वेश्चन, दिस इज योर 3rd क्वेश्चन। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ऐसा मत समझ लेना कि ये टोटल एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक में ही ऐड कर दिया है। सो दिस इज फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कोई भी ड्रिलिंग का न्यूमेरिकल आता है वो इसी एल्गोरिथम में सोल्व होगा, चाहे आप कैसा ही ले लो। ये एक होल प्रोड्यूस करने का टाइम है, ये एक होल प्रोड्यूस करने का टाइम है, तो ऐसे 10 होल प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई विद 10। 15 होल्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई विद द 10। इट इज जस्ट ए बेसिक मैथमेटिक्स इन द मशीनिंग ऑपरेशन। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि टाइम क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रिलिंग को इन डेप्थ। इन एनालिटिकल से तो हमने पढ़ लिया है, अब हम इन थ्योरेटिकल मैनर पढ़ने वाले हैं कि ड्रिल में जो ड्रिल होती है उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उस पर जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनका मटेरियल पर क्या इफेक्ट होता है। क्वेश्चन सिर्फ यही आता है अपने मैन्युफैक्चरिंग में, रिगार्डिंग द मटेरियल। किससे आएगा, रिगार्डिंग द मटेरियल एंड रिगार्डिंग द एंगल। इतना हमें याद रखना है, रिगार्डिंग द मटेरियल और रिगार्डिंग द एंगल, उनके बीच में जो रिलेशन होता है सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द ज्योमेट्री ऑफ द ड्रिल। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेक वाटर। Okay, so now I'm going to draw the drill. So have a patience and see the diagram very carefully, क्योंकि इसी डायग्राम से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, so this is the tank, okay, this is the neck, this middle portion is the neck. Now the body will be start. Okay, so जो अब मैं ड्रिल बनाने जा रहा हूं उसका डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करनी है, तो आपको कुछ समझ भी आ जाएगा कि उस डायग्राम में जो टर्म्स यूज में आने वाली है वो क्या क्या है। सो दिस इज योर फ्लूट, दिस इज योर फ्लूट, फ्लूट ऑफ द ड्रिल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूट, तब तक हम मुझे बताइए कि फ्लूट का फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज फॉर चिप लिफ्टिंग, द फंक्शन ऑफ द फ्लूट इज चिप लिफ्टिंग। और क्या फंक्शन होता है फ्लूट का, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द वेरिएबल रेक एंगल, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द वेरिएबल रेक एंगल। सो दिस इज द फ्लूट। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली 2 फ्लूट्स, चलो 3 बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फ्लूट, दिस इज द योर ड्रिल, दिस इज योर फ्लूट। जहां पे अब मैं जो हैचिंग कर रहा हूं ये क्या है, फ्लूट से, और इन फ्लूट के रास्ते से होते हुए जो चिप्स प्रोड्यूस होगी आपके होल में वो बाहर निकलेगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं पार्ट बना रहा हूं उनके नाम लिख रहा हूं, जो मैंने पार्ट बनाए हैं एक्चुअली उनके नाम क्या है देखिए। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट में छोटा सा बनाया है ये कर्व्ड, इसे हम कहते हैं टैंग। क्या कहते हैं, टैंग, TNG, टैंग। इस कर्व के आगे का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं शैंक, इसे हम क्या कहते हैं, शैंक कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसका मैंने आपको नाम बताया था, इसको हम कहते हैं नेक। क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। यहाँ से जो नेक से पार्ट स्टार्ट हो जाता है और आपके जो टूल की टिप तक जाता है उसे हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, उसे बॉडी कहते हैं। यहाँ तक सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इधर लाता हूँ, इसको एक्सटेंड करके पीछे ले जाता हूँ, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को नाम दिया है पॉइंट एंगल। इस एंगल को क्या नाम दिया है, पॉइंट एंगल। ये तो आपको पता है, अभी आपने कंपलसरी अप्रोच को डिराइव करते समय पॉइंट एंगल का यूज में लिया था। ठीक है, पॉइंट एंगल को आपने यूज में लिया था। सो नाउ लेट्स कम टू द सेंट्रल एक्सिस and the angle between the flute and this axis is known as a helix angle. This angle is known as a helix angle. तो ये टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए कि पॉइंट एंगल कहाँ होता है, हेलिक्स एंगल कहाँ होता है,
बॉडी क्या है, नेक क्या है, टैंक क्या है और शैंक क्या है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। दिस इज द ड्रिल। ड्रिल को हम क्या करते हैं, ड्रिल होल्डर में पकड़ते हैं और ये ड्रिल रोटेट करती है और रोटेट करने के साथ साथ हम इसे फीड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ड्यू टू प्रोवाइडिंग द फीड इट विल पेनेट्रेट इनटू द वर्कपीस। वर्कपीस में इसका पेनेट्रेशन होगा और क्या होगा, मटेरियल का रिमूवल होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, इसके धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट एंगल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हेलिक्स के बारे में, फिर हम देखेंगे टैंक का क्या फंक्शन होता है, शैंक का क्या फंक्शन होता है। सो हियर आर द 4 पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, टैंक और शैंक। टैंक और शैंक। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट एंगल की। किसकी बात करते हैं, पॉइंट एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट एंगल। तो टूल के जो कटिंग एजेस के बीच में जो एंगल होता है, व्हाट इज द कटिंग एज ऑफ द टूल। जो आपका जो ड्रिल होता है उसकी 2 कटिंग एजेस होती है, एक होती है ये वाली W1, एक होती है दूसरी ब्लू। तो ये 2 कटिंग एजेस हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिल होता है, ड्रिलिंग होता है, वो डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है। कैसा होता है, डबल पॉइंट कटिंग टूल। ये जो फ्लूट्स होते हैं, यहाँ जो ये खांचे बना रखे हैं मैंने, ग्रूव्स बना रखे हैं, ये मटेरियल की कटिंग नहीं करते हैं। ये मटेरियल की कटिंग नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि इनके थ्रू जो चिप्स होती है वो होल के अंदर से बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है, होल के अंदर से बाहर निकलती है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें से चिप कैसे होल के अंदर से बाहर निकलती है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट एंगल। अब आपको पता है पॉइंट एंगल किनके बीच का एंगल होता है। जो आपका ड्रिल होता है उसकी 2 कटिंग एजेस होती है, इस तरीके से उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम पॉइंट एंगल को इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द पॉइंट एंगल देन व्हाट विल हैपन। इफ वी इंक्रीज द पॉइंट एंगल, तो इफ वी इंक्रीज द पॉइंट एंगल, तो अगर आपका मान लो ये वर्कपीस है तो आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा ऐसे। अगर हम बात करते हैं इफ वी डिक्रीज द पॉइंट एंगल देन व्हाट विल हैपन। इफ वी डिक्रीज द पॉइंट एंगल इट इज वेरी इजी, आपका जो टूल होगा थोड़ा ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो दिस इज द मोर पॉइंट एंगल, दिस इज द लेस पॉइंट एंगल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कौन से पॉइंट एंगल को हम इजीली सॉफ्ट मटेरियल में पेनिट्रेट कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट मटेरियल हेल्पफुल होगा फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द टूल इनटू द सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे पॉइंट एंगल अगर आपका कम होगा, तो जो ये पॉइंट एंगल कम है, ये जो आपका टूल है बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है। अब शार्प हो जाने से क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ध्यान से समझिए, आपका टूल बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से कटिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे। और कौन सा मटेरियल है जिसमें कम कटिंग फोर्स चाहिए, दैट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। दैट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल में सर हम लेस पॉइंट एंगल वाले टूल का यूज करते हैं। इट इज अ क्वेश्चन दैट कि हम सॉफ्ट मटेरियल में किस टाइप के पॉइंट एंगल का यूज करते हैं, that is less point angle. So now let's come to the another point, that is if we increase the point angle then what will happen. If we increase the point angle it will be very easy. अगर हम point angle को बढ़ाएंगे, टूल का मटेरियल ज्यादा बढ़ेगा और टूल का जब मटेरियल या फिर क्रॉस सेक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो टूल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप मुझे बता देंगे कि हम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल को, किसको, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल को ड्रिल करने के लिए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल को ड्रिल करने के लिए ज्यादा पॉइंट एंगल को यूज में लेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, देन द पॉइंट एंगल विल बी मोर। नाउ वी हैव टू लर्न द पॉइंट एंगल फॉर सम इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। अगर हम बात करते हैं वुड की, तो वुड का जो पॉइंट एंगल होता है दैट विल बी 60 डिग्री टू 80 degree. That will be 60 degree to 80 degree. Now come to the next material, that is the mild steel. अब हम देखते हैं कि जो माइल्ड स्टील है वो वुड से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो माइल्ड स्टील वुड से स्ट्रॉन्ग है तो उसका पॉइंट एंगल 80 डिग्री से ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल ज्यादा होगा। इट विल बी 118 डिग्री, 118 डिग्री। So now let's come to the another point angle, that is for high carbon steel. It is 120 डिग्री। इट इज 120 डिग्री। हाँ सर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मटेरियल, दैट इज द कार्बाइड। द पॉइंट एंगल ऑफ द कार्बाइड, कार्बाइड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं।
तो सर इनका जो पॉइंट एंगल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दैट विल बी 135 डिग्री टू 150 डिग्री। तो मतलब जैसे जैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका पॉइंट एंगल भी क्या हो रहा है, पॉइंट एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो पॉइंट एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना आसान है, ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा पॉइंट एंगल, कम स्ट्रेंथ के लिए कम पॉइंट एंगल। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं कास्ट आयरन की, किसकी, कास्ट आयरन की, जो आपका जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन परसेंटेज एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब कास्ट आयरन में अगर स्टील का जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है तो क्या होगा, कार्बन परसेंटेज ज्यादा होने से जो आपका कास्ट आयरन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रिटल होगा, हार्ड होगा एज कंपेयर टू द माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो उसके लिए पॉइंट एंगल इनके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो कास्ट आयरन होता है उसका पॉइंट एंगल होता है 116 डिग्री। कितना होता है, 160 डिग्री। ये इनसे क्या होता है, कम होता है, ये इनसे क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 116 डिग्री होनी चाहिए। एमएस के लिए कितनी होनी चाहिए, 118 डिग्री होनी चाहिए। और हाई कार्बन स्टील के लिए कितनी होनी चाहिए, 120 डिग्री होनी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू ये मटेरियल भी पूछा जा सकता है कि अगर हार्ड मटेरियल होगा तो पॉइंट एंगल ज्यादा होना चाहिए और अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो पॉइंट एंगल कम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट एंगल, दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट एंगल। अगर क्वेश्चन आएगा पॉइंट एंगल का तो यहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। पॉइंट एंगल का क्वेश्चन यहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। आपको ये सभी चीजें याद कर लेनी है। जो जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, उसको भी क्या करना है, ध्यान से सुनना है।